नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफओ, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एफसीआई, नाबार्ड, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है, स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर के टीजीटी पीजीटी के लिए चलाई जा रही है। बाकी जितने भी वनडे एग्जाम एग्रीकल्चर के होते हैं, सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट वीडियो साबित होगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बांस और गन्ना के बीच पहला इंटरजेनेटिक क्रॉस सफलतापूर्वक किनके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो देखते हैं, टी एस वर्मा द्वारा, टी एस वेंकटरमन द्वारा, या सी आर सिंह द्वारा, या पी डी शर्मा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी एस वेंकटरमन द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बांस का वैज्ञानिक नाम आपको याद होना चाहिए, सेकेरम स्पेंटेनियम। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सेकेरम स्पेंटेनियम। ठीक है, स्पेंटेनियम। ये हो गया बांस का। अब यहाँ पर गन्ना, गन्ना का भी याद रखेंगे। गन्ना कौन सा? सेकेरम बारबरी। ठीक है, सेकेरम बारबरी, बारबरी। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस कर कर नोबल कैन का निर्माण हुआ। ठीक है, नोबल गन्ना कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। तो ये जो नोबल गन्ना विकसित किया था, टी एस वेंकटरमन द्वारा विकसित किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? गन्ने का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टी एस वेंकटरमन को गन्ने का जादूगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, पूरक जीन क्रिया के फिनोटाइपिक अनुपात की पहचान करें। ठीक है, इसमें से बताना है कि कौन सा फिनोटाइपिक अनुपात है। 15:1, 13:3, 9:7 या 9:3:4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 9:7। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, काफी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बीज अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, आपको बताना भारत के अंदर बीज अधिनियम कब लागू किया गया था। 26 अक्टूबर 1966, 27 अक्टूबर 1967, 28 अक्टूबर 1967 या 29 अक्टूबर 1966। तो यहाँ बात कर लेंगे कि पारित कब हुआ था। तो दोनों डेट आपको याद रखना है। पारित जो हुआ था वो हुआ था 29 अक्टूबर 1966 को। ठीक है, अब लागू कब हुआ था? तो लागू भी आपको याद होना चाहिए। लागू जो किया गया था वो किया गया था 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1969 को। क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। भारत में बीज अधिनियम लागू की जगह पारित हो जाएगा। ठीक है, कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 29 अक्टूबर 1966 में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लागू पूछे तो 2 अक्टूबर 1969 आपको याद होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक पौधे में निरंतर स्वपरागण बढ़ता है। किससे बढ़ता है? अगर लगातार पॉलिनेशन करते रहेंगे। होमोजाइगोसिटी द्वारा, या हेट्रोजाइगोसिटी द्वारा, या हेमिराइजोसिटी द्वारा, या होमोजोनसिटी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पर, होमोजाइगोसिटी द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, डबल मोनोसोमिक का सूत्र होता है 2n -2 -2, 2n -1, 2n -1 या 2n -2। तो मोनोसोमिक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक डबल मोनोसोमिक होते हैं, एक सिर्फ मोनोसोमिक होता है। ठीक है, एक होता है मोनोसोमिक। तो दोनों का गुणसूत्र संख्या आपको याद होना चाहिए किस प्रकार का होता है। तो डबल का जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पर 2n -1 ठीक है, तो ये हो गया डबल मोनोसोमिक, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मोनोसोमिक का बात करें तो इसका होता है 2n -1। ठीक है, क्या हो जाएगा 2n -1। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है,
जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? अमरूद है, आम है, पपीता है या सेब है? तो अमरूद बनाने इसमें जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अमरूद। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिस फल के अंदर पैक्टिन की मात्रा अधिकता होती है उससे हम क्या बनाते हैं? जेली का निर्माण कर सकते हैं। पपीता के द्वारा कैंडी का निर्माण करते हैं, याद रखेंगे। सेब से क्या बनाते हैं? जैम का निर्माण किया जाता है। अमरूद से एक और क्वेश्चन बनता है, इसको उपोष्ण जलवायु का सेब कहते हैं। ठीक है, उपोष्ण जलवायु का सेब किसको कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है टमाटर के फल छेदक का जैविक नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त ट्रैप क्रॉप का प्रयोग करते हैं। तंबाकू क्रॉप का, सरसों का, आलू का या गेंदे का? तो इसमें से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि तंबाकू। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फल छेदक के लिए यहाँ पर पूछ रहा है, ना कि सूत्रकृमि के लिए। ठीक है, फल छेदक के लिए यहाँ पर पूछा था। तो फल छेदक के लिए टमाटर के जैविक नियंत्रण करने के लिए तंबाकू का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सरसों के लिए डीबीएम, ठीक है, डायमंड बैकमोथ, जो इसको कंट्रोल करने के लिए सरसों लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर गेंदे का प्रयोग हम किस में करते हैं? रूट नॉट के लिए। ठीक है, रूट नॉट के लिए, इसके नियंत्रण करने के लिए हम गेंदा का इसमें टमाटर के अंदर गेंदे के वो लगा देंगे, प्लांट्स लगा देंगे बीच बीच में। तो इससे हमारा रूट नॉट जो है ये कंट्रोल हो जाएगा टमाटर का, जिसको सूत्रकृमि कहा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कीटों द्वारा नुकसान का इकोनॉमिकल थ्रेश होल्ड स्तर हमेशा होता है, आर्थिक नुकसान के बराबर होता है, आर्थिक नुकसान से अधिक होता है, आर्थिक नुकसान से कम होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक नुकसान के बराबर होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है वूली एफिड किस फल का प्रमुख कीट है? पपीता का, केला का, सेब का या अनार का? तो यहाँ अनार का जो प्रमुख कीट होता है उसको कहते हैं अनार की तितली। ठीक है, अनार की तितली जो होती है ये अनार की प्रमुख क्या है? कीट है, याद रखेंगे। और यहाँ पर केला है, केले का प्रमुख कीट जो होता है एफिड होता है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि सेब। वोली एफिड जो होता है किस फल का प्रमुख कीट है? सेब का है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है फल तथा तना भेदक एक प्रमुख कीट है, आलू का, बैगन का, टमाटर का या प्याज का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फल और तना भेदक जो प्रमुख कीट है वो किस क्रॉप का हो जाएगा? वो हो जाएगा बैगन का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं और यहाँ पर पोटैटो का भी याद रखेंगे, पोटैटो एफिड। ठीक है, एफिड जो होता है ये प्रमुख कीट है आलू का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कपास की फसल के लिए सर्वाधिक हानिकारक कीट कौन सा है? पिंक वॉलवर्म, एफिड, जेसिड या दीमक? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिंक वॉलवर्म। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पैक्टिनोफेरा गोसी पाइला। ठीक है, क्या इसका नाम होता है? पैक्टिनोफेरा गोसी पाइला। ठीक है, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारित अनाज के कीटों के नियंत्रण के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक तथा सुरक्षित रसायन कौन सा है? डीडीटी, रोगोर, बीएससी या सेल्फॉस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, सेल्फॉस का प्रयोग किया जाता है और इससे अच्छा उपाय है नीम का प्रयोग। ठीक है, नीम का प्रयोग अधिकतर करना चाहिए क्योंकि सेल्फोस जो होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होता है। तो नीम का प्रयोग करेंगे तो ये कोई हानिकारक नहीं होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रोनी गेहूं है? ठीक है, आपको बताना इसमें से कौन सा मैक्रोनी गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यह आपका परिवार है जो कि सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ध्यान से 13 नंबर को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इस देख लेते हैं ऑप्शन क्या करा है। टेट्रिकम वालगेयर, टेट्रिकम ड्यूरम, टेट्रिकम स्फेरोकोकम या टेट्रिकम स्टाइवम? तो यहाँ बात करेंगे टेट्रिकम ड्यूरम की। इसको हार्ड वीट कहते हैं। ठीक है, हार्ड वीट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर टेट्रिकम स्फेरोकोकम ये जो होता है इसको भारतीय गेहूं बोला जाता है। ठीक है, भारतीय गेहूं कहा जाता है, याद रखेंगे।
और उसके बाद टेटिकम स्टाइवम जो होता है इसको ब्रेड वीट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसी को हम मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैक्सिकन गेहूं के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टेट्रिकम ड्यूरम, ठीक। टेट्रिकम ड्यूरम को ही हम क्या कहते हैं, मैक्रोनी गेहूं के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, धान में डेपोग नर्सरी के लिए बीज दर रखी जाती है, ठीक है। आपको बताना है धान की डेपोग जो नर्सरी लगाते हैं उसमें सीड रेट कितना रखा जाता है, 5 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1.5 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 के अंदर उपकरण दिया हुआ है, सूची 2 के अंदर प्रयोग क्षेत्र दिया है। देखते हैं, मिलाप करते हैं। टेंड्रोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो टेंड्रोमीटर का प्रयोग हम मटर की परिपक्वता नापने के लिए करते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रोसोमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ड्रोसोमीटर का प्रयोग हम ओस का आकलन मापने के लिए करते हैं, 3 ऑप्शन के साथ, 4th ऑप्शन के साथ। उसके बाद पीजोमीटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो पीजोमीटर का प्रयोग हम जल की गहराई मापने में करते हैं, 2nd ऑप्शन के साथ चला जाएगा। मोनोमीटर का प्रयोग हम जड़ दाब के लिए करते हैं, 1 ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से हम मिलाप कर लेंगे सभी क्वेश्चनों को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चना बुआई का उपयुक्त समय क्या है, ठीक है। चने की बुआई का उपयुक्त समय क्या है, अक्टूबर माह का द्वितीय पखवाड़ा, अक्टूबर माह का प्रथम पखवाड़ा, सितंबर माह का द्वितीय पखवाड़ा, या नवंबर माह का प्रथम पखवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चने की बुआई का उपयुक्त समय जो होता है अक्टूबर माह का द्वितीय पखवाड़ा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्रांति, वसुधा, रोहिणी किसमें किस फसल की है, ठीक है। क्रांति है, वसुंधरा है, रोहिणी है, किस फसल की क्रॉप है, ये आपको बताना है, जौ की, ज्वार की, गन्ना की, या सरसों की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सरसों की। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जौ की जो किस्में होती हैं वो आरडी से होती हैं, ज्वार की जो किस्में होती है पीएसवी से होती हैं, ठीक है। गन्ना की जो किस्में होती हैं CO करके लिखा होता है 419, ठीक है। तो ये सब काफ़ी फेमस वेराइटियाँ हैं। तो सरसों की एक तो हो गई क्रांति, वसुंधरा और रोहिणी। इसके साथ एक और फेमस वैरायटी इसकी लिखेंगे बायो 902, ठीक है। बायो 902 इस किस्म को पूसा जय किसान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पूसा जय किसान कहा जाता है, याद रखेंगे। और एक सरसों की और वैरायटी है NRCHB, ठीक है। इसको कहते हैं 506। तो ये जो NRCHB है ये ऐसी किस्में हैं सरसों की, यानी कि फर्स्ट हाइब्रिड किस्में हैं, ठीक है। प्रथम विश्व की प्रथम संकर किस्म कौन सी है, NRCHB 502। ये पूरे विश्व की प्रथम संकर किस्म है और ये कहाँ से निकाली गई है, DRMR, ठीक है, डायरेक्टरेट राइस रिसर्च मास्टर्ड रिसर्च, ठीक है। ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है भरतपुर, ठीक है। सेवर भरतपुर से निकाला गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहे हैं FE के खोजकर्ता कौन है, ठीक है। FE के खोजकर्ता कौन है। FE जो है FE धनायन के रूप में लेती है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस रूप में ग्रहण करेंगे या इस रूप में ग्रहण करेंगे, तो ये याद रखेंगे। तो इसका FE एक प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भूमिका कहाँ पर निभाता है, तो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में FE महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद रखेंगे। जिसके कारण क्या होता है, क्लोरोफिल में मदद करता है, ठीक है। जिसके माध्यम से क्लोरोफिल में मदद करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। FE के खोजकर्ता पूछा था, तो यहाँ ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। E ग्रीस, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा। जैनी क्या है, जैनी मृदा निर्माण के, ठीक है, मृदा निर्माण में इनका नाम आता है जैनी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, गन्ना और गेहूं के लिए उपयुक्त जैव उर्वरक कौन सा है। जैव उर्वरक पूछ रहा कौन सा, एजोक्टोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, BGA या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो BGA का प्रयोग आप लोग जानते हैं किस में किया जाता है, धान के खेत में किया जाता है। एजोस्पिरिलम जो है ये इसका प्रयोग ज्वार के अंदर करेंगे, ठीक है।
साथ ही गन्ना के अंदर प्रयोग करेंगे और बाजरा के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। और एडजेक्टिव वेक्टर का प्रयोग हम जौ के अंदर करते हैं, गेहूं के अंदर करते हैं, ठीक है, गेहूं के अंदर करते हैं और मक्का के अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी ए ऑप्शन, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव वेक्टर, ठीक है। एडजेक्टिव वेक्टर का प्रयोग गन्ने में भी कर सकते हैं और गेहूं में भी कर सकते हैं, इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ब्लू बॉडी सिंड्रोम होने का कारण क्या है, ठीक है। ब्लू बॉडी सिंड्रोम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कारण है, SO4 की विषाक्तता के कारण, NO3 की विषाक्तता के कारण, या कैल्शियम की विषाक्तता के कारण, या Ag की विषाक्तता के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, NO3 की विषाक्तता के कारण ब्लू बॉडी सिंड्रोम होने का कारण यही है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आम की सिंधु किस्म का क्रॉस क्या है, नीलम क्रॉस दशहरी, नीलम क्रॉस अल्फांसो, रत्ना क्रॉस अल्फांसो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। इस प्रकार से आप याद रखेंगे, रत्ना क्रॉस रत्ना RAS, ठीक है, बराबर सिंधु, रत्ना अल्फांसो सिंधु, ठीक है। और यहाँ पर याद कर सकते हैं नीलम और क्रॉस दशहरी से NDM, ठीक है, यानी कि नीलम दशहरी का क्रॉस मलिका। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 आपकी स्क्रीन पर है। साइलेज में नमी प्रतिशत होती है 70%, 15%, 40% या 95%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइलेज के अंदर नमी प्रतिशत 70% होती है, या अगर ऑप्शन में 85% दिया है तो 85 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे, साइलेज के अंदर किसकी प्रधानता होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता होनी चाहिए, यानी ऐसी क्रॉप्स का हम प्रयोग करेंगे जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिससे हम साइलेज बनाते हैं, तो मक्का याद रखेंगे, मक्का से साइलेज बनता है, ज्वार से साइलेज बनता है और बाजरा से साइलेज बनता है। इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। फिर बात आती है कि एक हे आता है, ठीक है, हे को भी याद रखेंगे। हे किससे बनाया जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन की प्रधानता होती है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती हो, उसे हम हे बनाते हैं, याद रखेंगे। और कौन कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा, जैसे बरसीम, ठीक है, बरसीम को याद कर लेंगे और उसके साथ साथ रेजका को याद कर लेंगे, ठीक है। और जितनी दलहनी वाली क्रॉप्स होती हैं उनको भी हम याद कर लेंगे, क्योंकि दलहनी क्रॉप्स के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, स्टार्टर फीड में अधिकतम मात्रा में उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या जल। तो स्टार्टर फीड में अधिकतम मात्रा किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, प्रोटीन की, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर प्रसिद्ध नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर फलों के नाम दिए हुए हैं। तो इंडियन गुजबेरी किस फल को कहा जाता है, तो याद रखेंगे आंवला को कहा जाता है इंडियन गुजबेरी, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। इंडियन ब्लैकबेरी किसके कहा जाता है, तो इंडियन ब्लैकबेरी जामुन को कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। भगवान का भोजन किसे कहा जाता है, तो भगवान का भोजन कोको को कहा जाता है, सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद बटर फल किसे कहा जाता है, तो एवोकाडो को कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा, ठीक है। एक और पूछता है ब्लैकबेरी किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, ब्लैकबेरी किस फल को कहा जाता है, तो ब्लैकबेरी कहा जाता है सहतूत को, ठीक है, सहतूत को याद रखेंगे, ब्लैकबेरी के नाम से जाना जाता है। एक पूछता है ब्लैक पल्म, ठीक, ब्लैक पल्म किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जामुन को, ब्लैक पल्म के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से मिलाप कर लेंगे क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, लक्स इकाई का प्रयोग नापने में करते हैं सौर विकिरण तीव्रता में, या प्रकाश संश्लेषण क्रियाशील और विकिरण में, परावर्तित और विकिरण में, या तापीय और ऊर्जा की तीव्रता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सौर विकिरण की तीव्रता में, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है ग्राम प्रति किलोग्राम में, ग्राम में, प्रतिशत में, या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डी ऑप्शन, ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में दर्शाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिशत की बात करें तो सापेक्ष आर्द्रता, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता सापेक्ष आर्द्रता
किससे दर्शाते हैं, तो प्रतिशत में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रताप, जिसको C50 कहते हैं, किस फसल की सूखा सहनशील किस्म है? अरंडी की, सोयाबीन की, तिल की या अरहर की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिल की किस्म है C50, जिसको प्रताप के नाम से जाना जाता है, जो कि सूखा सहनशील किस्म है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक और किस्म याद रखेंगे, RT 351, काफ़ी फेमस वेराइटी है RT 351। ठीक है, अरंडी की किस्म जो होती है उसको अरुणा किस्म किसकी है? अरंडी की, काफ़ी फेमस वैरायटी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रथम सिंचाई कमीशन का गठन कब किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम सिंचाई कमीशन का गठन कब किया गया? 1905 में, 2004 में, 1987 में या 1901 में? तो यहाँ बात करेंगे 1905 के अंदर IARI की स्थापना हुई, IARI की स्थापना हुई। 2004 में क्या हुआ? किसान आयोग का गठन किया गया। ठीक है, किसान आयोग का गठन किया गया, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जामों में आया हुआ है। और 1901 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, प्रथम सिंचाई कमीशन का गठन 1901 में किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1989 मेरठ उत्तर प्रदेश, 1988 हैदराबाद आंध्र प्रदेश, 1966 बेंगलुरु कर्नाटक या 1985 करनाल हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1989 मेरठ उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम रिसर्च की स्थापना। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30, कह रहा है माइक्रो जल ग्रहण क्षेत्र का आकार होता है 1000 से लेकर 5000 हेक्टेयर, 10,000 से लेकर 50,000 हेक्टेयर, 10 से लेकर 100 हेक्टेयर या 100 से लेकर 1000 हेक्टेयर? तो यहाँ पर बात करें, एक होता है मिनी, एक होता है माइक्रो। ठीक है, मिनी का होता है 1 से लेकर 100 हेक्टेयर, ठीक है, या कह सकते हैं 10 से लेकर 100 हेक्टेयर। ये दो रूप में ज्ञात किया जाता है, दोनों ही याद रखेंगे। तो यहाँ पर माइक्रो पूछा है, तो माइक्रो का हो जाएगा 100 से लेकर 1000। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 100 से लेकर 1000। और 10 से लेकर 100 दिया है, तो ये मिनी का हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ, 30 क्वेश्चन पूरे हुए। अगर आप लोगों को अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करिए। अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट आपसे जुड़े हुए हैं तो उनके पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को लाभ उठा सकें। ठीक है, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।